नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहां चुनाव के बाद किसकी सरकार होगी, इसका सबको इंतजार है। यूपी की सियासत का 4 दशकों का इतिहास है। कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार लखनऊ के सीएम हाउस में एंट्री नहीं कर पाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी का दावा है, हम इतिहास बदलेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और सुमेरा जो बता रही थी वो बहुत अहम है। वोटिंग के लिए सिर्फ 60 घंटे शेष हैं। सवाल है कि मतदान से पहले जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है। इसे लेकर TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट ने एक बड़ा सर्वे किया है। यूपी के चुनावी महाभारत में कौन विजयी होगा, किसकी पराजय होगी, क्या सोच रहा है प्रदेश, खासकर मुसलमान दलितों के दिल में कौन बसता है। बिल्कुल, कौन है ओबीसी वोट का सबसे बड़ा दावेदार। सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हाजिर हैं हम। शुरुआत एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ करते हैं। देखो देखो कौन आया। पूरे मुल्क की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या यूपी में नया इतिहास बनेगा और 4 दशक बाद लगातार दूसरी बार कोई सरकार रिपीट होगी, या फिर देश का सबसे बड़ा सूबा पुराने इतिहास को दोहराते हुए नए विकल्प को चुनेगा। पहले चरण के मतदान से 60 घंटे पहले चुनावी रणक्षेत्र में हर योद्धा अपनी जीत का दावा कर रहा है। बीजेपी को वापसी की उम्मीद है तो अखिलेश को अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। मायावती को उम्मीद अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर है, तो प्रियंका को भरोसा है कि वोटर इस बार हाथ का साथ देगा। इन दावों के बीच सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट की टीम ने मिलकर यूपी में ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की, जनता का मूड जाना। इस सर्वे के लिए 6000 लोगों को अप्रोच किया गया। यह सर्वे 26 जनवरी से 5 फरवरी तक किया गया है, जिसका मार्जिन एरर 3% तक संभव है। हमने महिला, पुरुष, नौजवानों से सवाल पूछे। हमने ओबीसी, सवर्ण और दलितों का मन टटोला। इस बातचीत में क्या निकला, TV9 भारतवर्ष पर वो आपके सामने होगा। इस ओपिनियन पोल के सवाल थे: यूपी में मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? किस सरकार का काम सबसे बेहतर रहा? क्या कृषि कानून की वापसी से बीजेपी को लाभ होगा? वोट के दौरान जनता के दिमाग में कौन सा मुद्दा होगा? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने का फायदा मिलेगा? इन सवालों को लेकर यूपी का वोटर क्या सोचता है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन सवालों के जवाब से नई सियासी तस्वीर बनेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए उत्तर प्रदेश पर TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट का सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय, निष्पक्ष और वैज्ञानिक ओपिनियन पोल। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ की गद्दी का रास्ता कहां से होकर गुजर रहा है, किस वर्ग से होकर गुजर रहा है, किस इलाके से होकर गुजर रहा है, इस ओपिनियन पोल में आज आपको यह सब पता चलेगा। आज हम आपके सामने कास्ट वाइज, आज हम आपके सामने फेज वाइज, रीजन वाइज सब आपके सामने डेटा रखेंगे। और इतना बड़ा जो TV9 और पोलस्ट्रैट ने ओपिनियन पोल किया है, वो आपके सामने एक रियलिस्टिक पिक्चर रखने के लिए, ताकि जब 10 तारीख से इलेक्शन शुरू होगा उससे पहले यूपी की जनता ने जो हमें अपने दिल की बात बताई है, या दूसरे स्टेट्स की जनता ने हमें जो दिल की बात बताई है, वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं अपने आंकड़ों की। शुरुआत सबसे पहले कास्ट वाइज करते हैं। कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है सुमेरा, हम सब जानते हैं किस तरह से हर पार्टी कास्ट वाइज को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ध्यान रखती है। तो आइए जल्दी से देखते हैं यूपी में कौन किसको वोट दे सकता है। इसमें मुस्लिमों की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हर पार्टी ने कोशिश की है कि मुस्लिमों को अपने साथ लाएं। अब देखिए इसमें, क्योंकि हम सब जानते हैं बीजेपी की टिकट में भी मुस्लिम्स कम होते हैं और मुस्लिमों के वोट परसेंटेज में भी हम आपको यहां देख पा रहे हैं 9%, 9% मुस्लिम
कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे हमारे ओपिनियन पोल में। लेकिन एक मेजर चंक, एक बहुत बड़ा चंक जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट देने की बात कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देने की कह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ उनका करीब 67% रुझान है। बीएसपी ने बहुत सारे मुस्लिमों को अपनी टिकट बांटी है, लेकिन उसके बावजूद केवल 11% मुस्लिम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम बीएसपी को देंगे वोट। कांग्रेस इस लड़ाई में इन दोनों पार्टियों के बाद दिखती है, बीजेपी से ऊपर दिखती है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस ने भी तमाम मुस्लिमों को टिकट दिए, लेकिन केवल 10% मुस्लिम कह रहे हैं कि हां हम वोट देंगे कांग्रेस को। और अन्य की बात करें तो केवल 2.93% के आसपास, जिसमें बहुत सारे निर्दलीय हैं, बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां हैं। सुमेरा जी हाँ, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, और जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारुफ करा दूं मैं पहले, और फिर अभिषेक के पास जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं बीएसपी की प्रवक्ता सीमा कुशवाहा, और हमारे साथ श्रेया मस्कारा मौजूद हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अभिषेक, जब हम ये देख रहे हैं तो यही है जो कॉन्फिडेंस दे रहा है समाजवादी पार्टी को, जो वोट शेयर इस वक्त लग रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट शेयर उनके पास जा रहा है, लेकिन वो जो 11% और 10% कांग्रेस पार्टी के पास या बीएसपी के पास जा रहा है, या कहीं हो सकता है एआईएमआईएम को मिले, क्या वो उनकी कुछ सरदर्द भी बढ़ा रहा है? दोनों ही बातें सही कह रही है सुमेरा। आप देखिए, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी इस मामले में बड़े स्ट्रांग विकेट पर है कि मुस्लिम वोटरों का इतना बड़ा चंक उसके फेवर में आना, और उसके अगर ट्रेडिशनल जो ओबीसी वोट हैं, जो अगर वो उसको मिल सके तो आप समझ लीजिए कि वो अच्छी लड़ाई में आ जाती है इस समीकरण के हिसाब से। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने इंडिकेट किया वो भी इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी पार्टी को उम्मीद ये नहीं है कि इतने वोट मिलेंगे। उनके रणनीतिकार उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा चंक आएगा। तो ये जो बीच में अगर ये डिवीजन हो रहा है, तो ये जो वो मान के चले थे उससे, उस खाते से निकलता हुआ बैलेंस है, इसका असर क्या होगा, ये भी एक आकलन करने वाली बात है जी, क्योंकि ये बहुत अहम होगा इसका आकलन करना। हमारे साथ सीमा कुशवाहा मौजूद है, प्रवक्ता है बीएसपी की। सीमा कुशवाहा, ये बहुत दिलचस्प है देखना कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिए हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं मिलता और दिखाई दे रहा है ये बड़ा वोट शेयर मुसलमानों का। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि वो आपके साथ नहीं जा रहे? मैडम, देवबंद एक जगह है वेस्टर्न यूपी में, जहां से कहेंगे कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीजें निर्धारित करता है। जो मुस्लिम समाज है वो अपना वोट या बहुत सारी चीजें वहां से निर्धारित होती हैं। वहां पर एक वोटर थे जो कि समाजवादी पार्टी से वहां कैंडिडेट थे, माविया अली जी, जिनका वोट काट दिया गया। और वहां पर मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो खुद जाकर के दिखा रहा है ओपिनियन पोल लोगों की, कि वहां के जो मुस्लिम वोटर हैं उनका कहना है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, स्पेशली समाजवादी पार्टी, उनका कहना है कि इन्होंने हमारा सिर्फ यूज किया है। अगर इन्होंने यूज नहीं किया होता हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में, तो शायद इतनी हालत खराब नहीं होती मुस्लिम्स की। इसलिए हम बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, उसके बावजूद सीमा जी देखिए ना, मुस्लिम हमारे ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का देखें तो 50% का, करीब आधे का अंतर है। आपको 10% बोल रहे हैं, 11%, और समाजवादी पार्टी को 67-68%। सीमा जी का कनेक्शन लग रहा है टूट गया सुमेरा। जी हाँ, अगला आंकड़ा देख लेते हैं इस बीच गौरव। बिल्कुल, अगला आंकड़ा देख लेते हैं सुमेरा। अभी आइए इस पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये ओपिनियन पोल फाइनल ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपी की जनता या फिर दूसरे राज्यों की जनता क्या कह रही है। सबसे पहले तो यूपी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यूपी देखिए क्या यहां पर सवर्ण कह रहे हैं सुमेरा, क्योंकि ये आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है देखना कि ये किधर वोट जा रहा है और इसमें भी क्या कोई डिवीजन हो रहा है या नहीं, वो भी बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि बीजेपी को देखिए बड़ा चंक मिल रहा है 71%, समाजवादी पार्टी को 16.2%। बिल्कुल, बीएसपी का बात करें तो बीएसपी को 6% सबल वोट देते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बीएसपी को वोट देंगे, हालांकि बीएसपी ने ठीक ठाक सवर्णों को टिकट दिया है। कांग्रेस के पास और भी कम 5.5% करीब सवर्ण कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, अन्य 1.4। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही जैसा मुस्लिम कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे, सवर्ण ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि हम जाएंगे
बीजेपी की तरफ। ये बड़ा चंक बीजेपी के पास ही जा रहा है। हालांकि वही फिर कॉन्ट्रडिक्शन है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी टिकट दे रहे हैं सवर्णों को, समाजवादी पार्टी भी लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो असर नहीं दिख रहा। इसको अगर देखें तो ये 80 बनाम 80 वर्सेस 20 या फिर 85 बनाम 15, ये बिल्कुल वैसा ही शिफ्ट दिख रहा है। जी हाँ, अगला आंकड़ा भी देख लेते हैं। अगला आंकड़ा दलितों से जुड़ा हुआ है और ये भी बहुत दिलचस्प और बहुत जरूरी आंकड़ा है। बिल्कुल। इस पर बहुत कुछ बैंक कर रहा है और दलितों का आंकड़ा जो बता रहा है वो ये कि बीजेपी के खाते में 37.1% वोट जा रहा है और ये एक बड़ा चंक है जो बीजेपी के पास जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पास 11.2% ही। बिल्कुल, और बीएसपी जिनको 47% दलित कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे, और ये एक बहुत बड़ा साया ऑफ रिलीफ हो सकता है बीएसपी के लिए कि उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन ये बीजेपी के आंकड़े आप देखें तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बहुत लंबी एक यहां पर छलांग लगाई है, लंबा गैप है, और ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। और उसके बाद अब हम जो आपको आंकड़ा दिखाने वाले हैं, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का, जिस पर हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को तय कर रहा है, और वो है ओबीसी फैक्टर। ओबीसी किसके खाते में जा रहा है, वो किसके साथ सबसे ज्यादा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां बहुत दिलचस्प है आंकड़ा, बीजेपी के पास 48% ओबीसी वोट जाता दिखाई दे रहा है, तो समाजवादी पार्टी के पास भी बड़ा चंक जा रहा है 41.7% का, और बाकी बीएसपी और कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई नहीं, तो पूरी लड़ाई इसमें यही है कि यादव और गैर यादव ओबीसी क्या उसी पैटर्न पर वोट करेंगे जैसा 2017 में हुआ था। बीजेपी ने बहुत स्मार्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ओबीसी को बहुत टिकट दिए हैं। 48% ओबीसी अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस बीजेपी उसमें कामयाब होती दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भी एक मेजर चंक इस ओपिनियन पोल में हासिल किया है, और बीएसपी, कांग्रेस और अन्य कहीं नहीं दिखते ओबीसी की लड़ाई में। जी हाँ, और हमारे साथ मेहमान और भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना जुड़ गए हैं जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ इसके अलावा नीरजा चौधरी जी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राहुल देव जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले राहुल देव जी, आप ही के साथ अगर शुरुआत कर लें कि अभी जो हमने दिखाई है तस्वीर कि कौन सी सवर्ण बड़ा चंक बीजेपी के पास जाता दिखाई दे रहा है, तो मुसलमानों का बड़ा चंक समाजवादी पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो ओबीसी का आंकड़ा है वो क्या सबसे दिलचस्प है और वो क्या स्विंग करवा सकता है सीटें एक या दूसरी पार्टी के पक्ष में? बेशक पहले दोनों आंकड़े तो आपके अपेक्षित हैं, इसकी उम्मीद थी सभी लोगों को, लेकिन ओबीसी वाला आंकड़ा मज़ेदार है और काफ़ी थोड़ा सा अनपेक्षित भी है। इसको अगर हम सही माने तो इसका मतलब ये होगा कि यादव वोट को छोड़कर जो गैर यादव पिछड़े वोट है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया है उनकी सारी कोशिशों के बावजूद, और वो बीजेपी के साथ बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों से उन पर अपनी रणनीति बदलकर उनको अपने साथ लाने की कोशिशें की थी। तो इतने साल का अनुभव बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ इतने सालों का उनके बने हुए रिश्ते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने टिकट दिए हैं, मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। तो मैं कहूँगा कि ये गैर यादव पिछड़ी जातियाँ, उपजातियाँ सत्ता का स्वाद बीजेपी के साथ चख चुकी हैं, कुछ हासिल कर चुकी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने कोशिश थोड़ी देर से शुरू की। ठीक है राहुल सर, आप रहिए। नीरजा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। नीरजा जी, जो राहुल जी कह रहे हैं, क्या वाकई माने कि ओबीसी के वोटर्स की जो मास्टरी बीजेपी ने पिछले कुछ चुनावों में हासिल की है वो इस ओपिनियन पोल में भी दिखती है, और बहुत मेहनत के बावजूद तमाम पार्टियां उससे पिछड़ती दिख रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चंक तो वोटर्स का ओबीसी का है, 50% के आसपास यूपी में। देखिए, ओबीसी ही और खासकर नॉन यादव ओबीसी निर्णायक होगा इस चुनाव में। ये तो लग रहा है फ्लेवर ऑफ द इलेक्शन सीजन, जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ईबीसी जो बोला जाता है वो है। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए 12-14 लोगों को लेके, मिनिस्टर्स एमएलएस को लेके सपा की तरफ, उसने एक माहौल बनाया सपा के लिए। तो उसके बाद तो ये देखा जा रहा था कि कितना ओबीसी टूट के भाजपा से सपा की तरफ जाता है, और उसमें बहुत चीजें निर्भर करेंगी। तो आपके जो सर्वे है वो दिखा रहा है कि उतना ओबीसी भाजपा के पास नहीं जा रहा जितने पिछले चुनावों में था। 60% की तरफ में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कुछ तो टूटा है, पर क्या उतना टूटा है जितनी जरूरत होगी। दूसरा आंकड़ा जो बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा वो मुसलमान का है। 66% सपा की तरफ जा रहा है। मैं मानती हूँ मुस्लिम इस बार ज्यादा जाएगा, मैं मानती हूँ 80-90% जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद मुस्लिम ने ठान लिया है कि हम अपना। नहीं तो आप ये कह रही नीरजा मैम कि ओवैसी का कोई असर नहीं दिखेगा, बीएसपी कोई मुस्लिम वोट नहीं पाएगी?
मायावती का भी असर बहुत कम दिखेगा, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, मुसलमान अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा इस बार। जहाँ तक अपर कास्ट का सवाल है, ब्राह्मण की नाराजगी है, लेकिन आपका जो बता रहा है नाराजगी के बावजूद अपर कास्ट भाजपा के साथ रहेगा, वो हो भी सकता है, क्योंकि आपको याद है 2017 के इलेक्शन में जबकि डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी, बनिया बहुत नाराज थे, इतने नाराज थे, लेकिन रो पीट के उन्होंने वापस भाजपा को वोट दिया। भले ही नाराजगी आपके मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद वो भाजपा के पास, बीजेपी के पास संभव है कि पूरी तरह से जाए, या लेकिन उसमें भी बहुत दिलचस्प होगा कि पूरा जाएगा या उसमें से कुछ नुकसान होगा। अगर वो कुछ नुकसान भी होता है तो वो किसका फायदा होगा। लेकिन हमारे साथ अतुल सक्सेना जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अतुल सक्सेना जी, एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा जिस पर मैं आपसे चाहती हूं कि आप जरूर प्रतिक्रिया दें, वो ओबीसी का वोट है। ओबीसी वोटर को अपनी तरफ रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने तमाम तरह की रणनीति अपनाई है, बहुत कोशिश की है, आपकी तरफ आया भी है कुछ, लेकिन ये उतना नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि आपको वो सफलता मिल पाए जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं और जिसके दावे अखिलेश कर रहे हैं। देखिए सुमेरा जी, जो ओबीसी वोटर है उसे भाजपा ने छलने का और ठगने का काम किया है। आपने देखा जिस तरीके से 2-3 साल से जो 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो घोटाला करने का काम किया है, जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है वो भी उस बेचारे ओबीसी को देने का काम भाजपा की सरकार ने नहीं करा है। नियुक्ति कितनी करेगी? 3,000 नियुक्ति करेगी ओबीसी वोटर्स की। और जिस तरीके से लाठी मारने का, डंडे मारने का, डिटेन करने का जिस तरीके से ओबीसी वोटरों पे काम किया है, शिक्षकों पे काम किया है, ये सबने देखा है। जो अभी आप बीजेपी का सर्वे दिखा रहे हैं 48%, ये देखिए आपने कहा ये दिखेगा 10 मार्च को आपको दिखेगा कि ये 48% है कि 8% है, क्योंकि आज ओबीसी जिस तरीके से भाजपा से नाराज है, भाजपा ने ओबीसी वर्ग को अतुल जी, लेकिन आपको अभी जो आंकड़ा सामने है हमारे, वो जब आएगा नतीजा तब उस पर बात करेंगे। अभी तो जो आंकड़ा हमारे सामने इस पर अगर हम बात करें तो क्या वजह आपको लगती है कि क्यों 48% अभी भी बीजेपी के पास है ओबीसी वोट? मैं बताता हूँ। देखिए सुमेरा जी, है क्या, जिस तरीके से अभी आपने देखा पिछले दिनों, जिस तरीके से पिछड़े समाज के तमाम बड़े नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, तमाम बड़े नेता, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, धर्मवीर सैनी की बात करें, तो तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था दिखाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका, क्योंकि ये एक ऐसे लीडरान है जिनके पास, जिनका एक अपना स्थान है अपने समाज में। अतुल जी, आप वो बता रहे हैं कि आपको 47% क्यों मिल रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी भी 48% बीजेपी के पास क्यों है? क्या वो पहले ये कर चुके हैं या वो बहुत समय से ये कर रहे थे, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इस वजह से ऐसा है कि अभी तक नहीं छिटका है? सुमेरा जी, मैंने आपको कहा कि 48% जो आप दिखा रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तो ये 8% भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अपमानित हुआ है पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग ही नहीं। अतुल जी, ओके आते हैं। सुमेरा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र नहीं हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को आप नेता नहीं मानते क्या? चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अनिला जी के पास आते हैं। अनिला जी, ओपिनियन पोल में आपके पास सबसे, मैं आता हूं अतुल जी, बात करेंगे आपसे। अनिला जी, सवाल ये कि सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर आपके साथ दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद 2017 जैसा आंकड़ा नहीं दिखता, तो क्या कारण है जो आप सबसे ज्यादा चंक होने के बावजूद पिछला वाला रिकॉर्ड नहीं दोहरा पा रहे हैं? और अंतर बहुत ज्यादा नहीं है आपका और समाजवादी पार्टी का? मेरी सबको राम राम। और गौरव जी, जो पिछला आंकड़ा जो आपने अभी बताया भी है, उससे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा क्यों मिलेगा कि अगर मैं ओबीसी के विषय में यहाँ पर बात करती हूँ, जो यहाँ पर बड़े ओबीसी कास्ट है वो जाट है, गुर्जर है, उसके अलावा जो छोटे ओबीसी कास्ट यहाँ पे मौजूद है, सैनी है, प्रजापति है, धीमर है, जोगी है, ये जो जितने लोग अगर आप देखेंगे तो ये करीब 22-23% का इनका चंक बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी को वो करते चले आए हैं, अब भी हमारे साथ रहेंगे। और जो मैंने जो बड़ी वाली, जो मेजोरिटी वाली जो ओबीसी कास्ट है, उनके विषय में भी मैंने आपको बताया है। तो इस बार तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ है दिखाने के लिए। तो इस बार तो ओबीसी जो है और अनिला जी, आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति अपनाई है उसने काम किया है, इस वजह से छिटका है आपसे कुछ? नहीं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करती हूँ तो उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 29 सीटें जो है आरएलडी के नाम से, जिसमें आधे से ज्यादा जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो सिंबल आरएलडी का है समाजवादी पार्टी के, 29 सीटें आरएलडी को दी हैं। 28 सीट
जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी ने रखी और एक एनसीपी को दी हुई है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ कर कर ये अपने मन में खुश हो रहे हैं कि हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे और जो वोटर है तो वो नहीं मिलेगी आपके मुताबिक सफलता, लेकिन कुछ और आंकड़े बता देते हैं, कुछ और चंक्स कहां जाते हैं वो बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। अभी हम आपको कास्ट वाइज दिखा रहे थे, अब जेंडर वाइज दिखाते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं कि यूथ किसकी तरफ जाएगा। पुरुष, महिला और यूथ मतदाता आखिर किस तरफ जाता दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। आप देखिए, सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं तो करीब 42% पुरुष कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे सुमेरा, और 36% पुरुष कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को देंगे। जी हाँ, और उसके बाद बीएसपी को 15.2% पुरुष कह रहे हैं वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को 4.8% और अन्य के खाते में 2% जा रहा है। लेकिन महिलाओं का आंकड़ा ये अब देखते हैं, और ये भी बहुत दिलचस्प है आंकड़ा। इसको देखकर बहुत कुछ पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति ने काम किया है या नहीं। बिल्कुल। महिलाएं बीजेपी के साथ देखिए एक बड़ा चंक दिखाई दे रहा है 46.7% का, समाजवादी पार्टी के साथ 28%, बीएसपी उससे पीछे है 17.5% के साथ, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नारों के बावजूद 5.6% ही वोट मिल रहा है महिलाओं का, अन्य का 2.2%। 40% अगर आप टिकट दे रहे हैं महिलाओं को और वोट मिल रहा है आपको 5%, तो कहीं तो किसी कोई गड़बड़ है आपकी रणनीति में। और यहां पर क्या वो माफिया राज खत्म करने का, अपराधियों को जेल में डालने का और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने का ये जो पूरा बीजेपी दावा कर रही है, क्या वो उनके खाते में जा रहा है, क्या उनके हक में जा रहा है महिलाओं वोटर्स को लेकर, ये एक सवाल है। यूथ की बात कर लेते हैं। 23 साल से कम उम्र वाले क्या कह रहे हैं? 23 साल से कम उम्र वाले वोटर कह रहे हैं कि करीब 39% वो बीजेपी के पास जाएंगे। जी हाँ, लेकिन देखिए बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है ये बड़ा चंक 38.6% का, बीएसपी को 15.3% जो युवा हैं, जो 23 साल से ज्यादा से कम उम्र के लोग हैं, वो उनको वोट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4.8% और अन्य के खाते में 2.2%। इसे क्या इस तरह से भी देखा जा सके, कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के दावे किए लेकिन उनका ना ग्राउंड पर कार्यकर्ता है, ना संगठन है, ना उन पर शायद भरोसा है, तो ये टू वे फाइट मोस्टली दिखाई दे रही है। और क्या ऐसा है कि जो एक अपील पीएम मोदी की होती थी, जो एक अपील सीएम योगी की होती थी, वो क्या यूथ होने की वजह से, अखिलेश यादव के यूथ होने की वजह से ज्यादा यूथ कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 39 और 38.6 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर यूथ वोटर्स को देखें 23 साल से कम उम्र वालों को। जी हाँ, और वोट का मुद्दा क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। वोट करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये भी बहुत कुछ निर्धारित करेगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, 35.5% लोगों को लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जाति आता है, 16.5% लोगों को, वोटरों को लगता है कि जाति उसके बाद बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था जो यूएसपी है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की, और जिस पर अपनी पूरी सरकार की उपलब्धियों को बेच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सेल कर रहे हैं, वो 23.8% है। सरकार की उपलब्धियां 11% लोगों को लगता है कि बड़ा मुद्दा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, कृषि कानून, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ दिल्ली में, 13 महीनों तक किसान सड़क पर बैठे रहे। उत्तर प्रदेश पश्चिम में हो सकता है उसका नुकसान हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो केवल 6.2% लोगों के लिए मुद्दा है और 7% अन्य मुद्दों के साथ वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का आता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो आता है आपका सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। जी हाँ, और जिसकी आप बात कर रहे थे कृषि कानून, क्योंकि उसे एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था और उस पर बैंक कर रहे हैं आरएलडी, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो उसके बारे में भी लोगों से हमने सवाल पूछा। तो क्या कहना है, क्या कृषि कानून की वापसी से बीजेपी को लाभ होगा? जो उन्होंने कदम वापस पीछे खींचे उससे क्या उन्हें फायदा होगा? तो ये कहना है लोगों का कि हाँ फायदा होगा। 34% लोग कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं 43%। अंतर कम है लेकिन फिर भी नहीं के पक्ष में ज्यादा है कि उनको नहीं लगता कि कोई फायदा इससे होगा और कह नहीं। लेकिन सुमेरा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, 23% कह रहे हैं, कह नहीं सकते, यानी ये स्विंग फैक्टर है। अब ये किसकी तरफ जाएंगे? ये बीजेपी की तरफ जाते हैं तो उनको फायदा हो सकता है, अगर ये आते हैं नहीं की तरफ तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 23% एक बड़ा स्विंग फैक्टर है जो यहां पर कृषि कानूनों को लेकर अभी उनके मन में कोई राय नहीं बन पाई है। जी हाँ, और इसके बाद अगला मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश नहीं देश के लिए भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका अहम रोल रहा है। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फायदा बीजेपी को होगा? हाँ कहना है 48% लोगों का और नहीं कहना है 33.2% लोगों का। कह नहीं सकते 18.8% लोग। और गौरव, ये भी योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि के तौर पर रहा है कि उन्होंने अयोध्या में काम किया है, अयोध्या में वो बार बार गए हैं, तमाम तरह के आयोजन किए हैं। राम मंदिर का फायदा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ग्राउंड पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पीएम मोदी के रहते, सीएम योगी के रहते राम मंदिर का वहां पर निर्माण शुरू हुआ है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक और मुद्दा, यूपी में किसका काम बेहतर रहा, इस पर भी हमने लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं। तो यूपी में योगी का काम बहुत बेहतर रहा, ये कहने वाले 44% हैं, जबकि अखिलेश को 37 से 38% लोगों ने कहा कि उनका काम बेहतर रहा। मायावती का नाम लेने वाले केवल 14% हैं और अन्य में 4% जिनके लिए कुछ अलग अलग चीजें हैं यहां पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से एक ठीक ठाक गैप बनाते दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। जी हाँ, और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अखिलेश यादव भी बार बार उन्होंने जो काम किए हैं उसको बताते हैं कि कैसे उनकी सरकार में काम हुआ है और उनकी सरकार आएगी तो वो उसी तरह का काम करके दिखाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और सबसे पहले महिला सुरक्षा और महिलाओं का जो वोट है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ महिला पैनलिस्ट भी कई मौजूद हैं इस वक्त, तो उन्हीं से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन नीरजा जी, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी और फिर बाकी हमारे जो पॉलिटिकल मेहमान हैं उनके पास में जाऊंगी। नीरजा जी, ये जो हमें अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग वर्गों के, पुरुषों के, महिलाओं के, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही दिखाई दे रहे हैं, टू वे फाइट ही दिखाई दे रही है, या इसमें कुछ स्विंग फैक्टर्स हैं जो स्थिति को बदल सकते हैं? देखिए, टू वे फाइट तो क्लियर है, टक्कर है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की, वो क्लियर है। सपा का गठबंधन वर्सेस भाजपा, वो भी क्लियर है। सपा, आपके ओपिनियन पोल में जो दिख रहा है, पिछली बार से सपा की छलांग 16% है, तकरीबन 37% पे है और 21% थी 17 में, और भाजपा का तकरीबन लगभग उतना ही है जितना पिछली बार था। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या ये है कि बाकी ऑपोजिशन पार्टी से स्विंग हो रहा है, भाजपा से लोग नहीं टूट रहे हैं, ये कहना मुझे लगता है ओवर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी है ही। श्रेया, आप क्योंकि एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मैं आता हूं नीरजा मैम महिलाओं वाले पे। अच्छा, आप अपनी बात महिला वाले पे करिएगा, मैं नीरजा से इसी पे सवाल ले लेता हूं, मैं श्रेया से ले लेता हूं। श्रेया, आप एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसको बहुत ज्यादा हाइप किया कांग्रेस पार्टी ने, बताया कि महिलाओं की भागीदारी देने वाली हम ही हैं और उन्होंने वाकई अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में 40% महिलाओं को टिकट दिया। लेकिन फिर कहां गड़बड़ी रहेगी, क्यों उनको महिलाएं वोट देती नजर नहीं आ रही है इस ओपिनियन पोल में? जी देखिए, जो भी कैंपेन डिज़ाइन किया जाता है पार्टी के दौरान, उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो उत्तर देने वाले लोग हैं वो उसी कैंपेन के बेसिस पे वोट देंगे। वोट देने के दौरान महिलाओं को काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे भी वो वोट देती हैं, सिर्फ पार्टी के कैंपेन के बेसिस पे नहीं वोट देती हैं। जो पॉलिसी ऑफर की जाती है, जो स्कीम्स ऑफर किए जाते हैं पार्टियों के दौरान, इनको सबको दिमाग में रखते हुए महिलाएं वोट करती हैं। तो प्रियंका गांधी खुद महिला है, उनका फेस महिलाओं को 40% टिकट देना। नीरजा मैम, उसके बावजूद व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक ने दो चीजें हैं यहाँ। भाजपा ने जो सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, महिला वैसे भी भाजपा की तरफ झुकी थी, खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ एज अ वोट बैंक, और लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू है, सिक्योरिटी एक इश्यू है। जहाँ तक प्रियंका गांधी की जो स्ट्रैटेजी है उसका सवाल है, 40% सीट्स का, टिकटों का देना, तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस एक फैक्टर नहीं दिख रही है वोटर को, और जो ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी है ना कि हमारे को अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, तो महिलाओं पे भी लागू होगी। लेकिन महिलाएं कांग्रेस को बहुत इंटरेस्ट से देख रही है, मैं जानती हूँ। यूपी की महिला जो आम महिला है, वर्किंग महिला है, जो यूपी गांवों से आती है, दिल्ली में, उनसे अगर आप बात करिए तो बहुत इंटरेस्ट से देख रही हैं। और इस समय ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कांग्रेस के पास, तो मुझे लगता है ये रणनीति प्रियंका की 24 के लिए है, आगे के लिए है ये लड़ाई। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प आंकड़ा था, उस पर भी मैं राहुल देव जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो है 23 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, उनका अगर हम आंकड़ा देखें तो वो लगभग बराबर बटा हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। हालांकि इससे पहले हम देखते रहे कि युवाओं का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा रहता था, और अब वो लगभग 39% बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो 38.6% समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये दरअसल कोई अंतर ही नहीं है, नगण्य अंतर है। मानना चाहिए कि बराबर का दोनों बंटवारा है। और अगर आप ये देखें कि जब आपने सरोकार लोगों के पूछे, तो उसमें जो पहला सबसे ज़्यादा बड़ा सरोकार था लोगों का, वो था रोजगार। तो आप रोजगार और युवाओं को एक साथ जोड़ के देखेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। अखिलेश स्वयं युवा हैं,
कम से कम बाकी जितने प्रमुख लोग हैं उनमें सबसे युवा अखिलेश हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। और शायद युवा पढ़ा लिखा भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा खुले दिमाग का भी होता है, उस पर धर्म और इन सारी चीज़ों का, हिंदू मुस्लिम का कुछ कम असर पड़ता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो जो भी रोज़गार चाहने वाला युवा है, जो थोड़ा शिक्षित युवा है, उसको ये समझ में आएगा कि रोज़गार कौन दिला सकता है या रोज़गार की ज़्यादा बात कौन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम आंकड़ा है और इस पर सभी पार्टियों को, विशेष तौर पर बीजेपी को बहुत ध्यान देना चाहिए। चलिए, जब आपने बड़ी बात की, इस पे बात करेंगे, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से चलते हैं बिग वॉल पर। आपको बड़ी खबर बताते हैं। TV9 भारतवर्ष और पोलस्टार का जो ओपिनियन पोल है उसमें क्या बड़ी बात निकल कर आई है, आपको यह बताते हैं। सबसे पहले, यूपी के मुसलमान को सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी पसंद है, यह सर्वे कह रहा है। और यह समाजवादी पार्टी को आज बड़ा खुश तो बहुत होंगे वो, क्योंकि उनकी जो रणनीति है, ये ओपिनियन पोल बता रहा है कि वो कामयाब होती दिख रही है। यूपी में सवर्ण वोट बीजेपी को ये दिख रहा है, बहुमत के साथ मिल सकते हैं सवर्ण वोट। और ये बताता है कि वो ब्राह्मणों की नाराजगी जो बताई जा रही थी, वो नाराजगी क्या दूर करने में कामयाब हुई? सर्वे में दिखा रहा है हाँ, बीजेपी कामयाब हुई। दलित वोट 2022 में भी मायावती के खाते में आएगा, ये सर्वे बता रहा है। यानी दलित वोट जो मायावती का इंटैक्ट है उनके साथ, ये उनके लिए एक बड़ी साई ऑफ रिलीफ हो सकती है। और ओबीसी जो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हर हाल में बीजेपी के साथ आने को तैयार है, ये सर्वे कहता है। तो TV9 भारतवर्ष पोलस्टार का ओपिनियन पोल यहां पर बताता है कि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जातियां या अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से पार्टियां चुन रहे हैं और लड़ाई इस हिसाब से टक्कर की हो सकती है। लेकिन अभी फाइनल जब सामने आंकड़ा आएगा तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। और अब आपके सामने लाते हैं वो आंकड़ा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। पहले फेज में, क्योंकि 58 सीटें हैं और बस कुछ दिन बाद वोटिंग होने जा रही है पहले फेज में, तो वहां पर किसको कितनी सीट मिल सकती है, जल्दी से ही देखिए। बीजेपी पहले फेज में 58 में से एक बड़ा चंक 28 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, ऐसा यह सर्वे बता रहा है। आंकड़े आपके सामने, आप इन आंकड़ों को देखिए। और समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 22 से 26, 3% का मार्जिन एरर है इस ओपिनियन पोल में। 22 से 26 सीटें इस पहले फेज में पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकती हैं। बीएसपी के पास भी 4 से 5 सीटें इस फेज में आ सकती हैं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ये इस फेज में बताया जा रहा है। और इसके अलावा अदर्स का भी कोई खाता इस 58 सीटों में नहीं खुलेगा, ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है पहले फेज का। आइए आपको बताएं, कांटे की टक्कर सुमेरा, पहले फेज में समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, और ये कौन से फैक्टर हैं, ये बहुत बहुत अहम है जानना। जी तो देखिए पहले फेज में हम बात करें, सुमेरा आप बोलिए। और देखिए पहले फेज में अगर हम पिछली बार की बात करें तो ये वो फेज है जिसमें बीजेपी को बड़ा चंक मिला था, लेकिन अब उन्हें नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वोट शेयर जब हम बीजेपी का देखते हैं तो वोट शेयर लगभग वहीं पर खड़ी है, लेकिन सीटों का नुकसान उसे हो रहा है। अनिला जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी बता रहे थे अभी, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और ये जो पहला फेज है इसके लिए खुद गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर जमीन पर मौजूद हैं। क्या ये कृषि कानूनों की वजह से नुकसान हो रहा है यहाँ पर सीटों का आपको, और आपके बराबर आकर खड़ी दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पिछली बार देखिए 58 में से 53 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, और केवल ये कहा जाए कि 3 कानूनों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक मेजर चंक ऑफ सीट्स जो है वो खोनी पड़ जाएंगी, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। नंबर 1, अब 3 कानून है नहीं, ठीक है। नंबर 2, जो अपनी गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर जो फेज 1 का भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड पेमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जो है हजारों करोड़ का बकाया छोड़कर चली गई थी, उसका भी हमने उसको पूरा किया, और प्रेजेंट सत्र जो पिराई हो रही है उसका 75% जो है हम पे कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर किया गया हो, विमेन सिक्योरिटी की भी बात हो रही थी, ये था कि भी कैंपेन शुरू किया प्रियंका जी ने कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, पर फिर भी क्यों नहीं यहाँ की महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, हम ये करेंगे, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। एक सेकंड, जस्ट अलाउ मी 5 more seconds प्लीज। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ बहुत खूबसूरत कैंपेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
मैंने जब उन्होंने लॉन्च किया था मैंने तब भी इनकी प्रशंसा करी थी, परंतु महिलाएं बच्चियां ये देखती हैं कि जब राजस्थान में एक निर्भया कांड हो जाता है, वहां पे छुट्टी मनाने के लिए प्रियंका जी गई हुई होती हैं, परंतु वहां पे कोई खबर नहीं लेती हैं। वो देखती हैं कि उनके जो नेता विधायक होते हैं ये कहते हैं बलात्कार अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, रोक नहीं पा रहे तो उसका आनंद उठाओ। ये देखती है कि दिग्विजय सिंह मंच पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने कहा है कि 40 साल से नीचे वाली जो महिलाएं अनिला जी, हैं, लेकिन अभी तो टक्कर में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। आप टारगेट कांग्रेस पार्टी को कर रही हैं, टक्कर में तो आपको समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। ये जो फर्स्ट फेज है इसमें समाजवादी पार्टी आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो क्यों पहुंचा रही है नुकसान, में वो जानना चाह रही थी आपसे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने कहा। मैं एम्प्टी वर्ड्स की बात कर रही हूँ। अखिलेश जी ने तो एक बार भी कुछ भी नहीं बोला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वो क्या करेंगे। नहीं अनिला जी, ठीक है अनिला जी, वो क्या करेंगे उनसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक मजबूरी है। अनिला मैम आते हैं, बात करते हैं आपके साथ। देखिए एक मजबूरी है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक पर लौटेंगे, ब्रेक से तब बात करेंगे, क्योंकि सीमा कुशवाहा तो निर्भया की लॉयर रही है और महिला सुरक्षा से ज्यादा उनसे अच्छा और कौन बोल सकता है। और सीमा कुशवाहा आपकी पार्टी की तो नेता भी महिला है, सबको मालूम है बीएसपी की सरकार अगर बनती है तो मायावती मुख्यमंत्री होंगी, उसके बावजूद आपकी तरफ महिलाओं का झुकाव नहीं है, तो इसका क्या, ये कहाँ गड़बड़ी है। और ओपिनियन पोल से एक बड़ी खबर आती हुई, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिलेंगे, ये कहता है TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट का सर्वे। यूपी में बीजेपी को सवर्ण वोटरों का बड़ा समर्थन मिलेगा और यूपी में दलितों का सबसे ज्यादा भरोसा अभी भी बीएसपी पर बरकरार है। यूपी में बीजेपी को महिला वोट सबसे ज्यादा मिलेगा, ये कहता है TV9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल। तो फाइनल ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत दिलचस्प आंकड़े TV9 भारतवर्ष के इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आमने सामने की टक्कर तो दिखाई दे ही रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन महिला वोटर किधर जा रही हैं वो बहुत दिलचस्प है। ओबीसी वोटर का बड़ा चंक अभी भी बीजेपी के साथ है, वो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। फेज 1 के आंकड़े हमने दिखाए और अब बारी है फेज 2 के आंकड़े देखने की। गौरव, बिल्कुल फेज 2 जिसमें 55 सीटों पर चुनाव होना है और पश्चिमी यूपी का ये इलाका है। पश्चिमी यूपी ने पिछली बार बीजेपी को भर भर के वोट सीटें दी थी, इस बार क्या है ये फेज 2 का हाल, ये समझिए। बीजेपी को फेज 2 में इन सीटों में 20 से 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाते दिख रही है। समाजवादी पार्टी 24 में से 26 सीटें हासिल कर सकती है फेज 2 में, जो बहुत उलटफेर करने वाला आंकड़ा है। जी हां, बीएसपी को 7 से 8, लेकिन बढ़त बना रही है बीजेपी पर, बढ़त बनाती हुई इस फेज में दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। और ये देखिए बड़ी तस्वीर बदलेगी अगर ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि पहले जैसा कि गौरव बता रहे थे, ये फर्स्ट और सेकंड फेज को अगर मिलाकर आप देखें तो बड़ा चंक, बल्कि ये कह सकते हैं कि ज्यादातर सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी हम जब बात कर रहे हैं तो फेज 2 का चुनाव प्रचार एकदम अपने शबाब पर है। आज अखिलेश यादव सहारनपुर में थे, वहां उन्होंने कुछ बड़े बड़े वादे किए। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी, सब ने वेस्ट यूपी में पूरा जोर लगाया हुआ है। फेज 2 की सारी सीटें सहारनपुर, शामली और इसके आसपास का जो इलाका है वहां आती हैं और वहां समाजवादी पार्टी अगर इस तरह से बढ़त हासिल कर रही है तो यह खतरे की घंटी हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार अगर तमाम 136 सीटों को देखें तो 102 के आसपास सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी और यहां समाजवादी पार्टी 53 में से 26 सीटें हासिल और अगर मुद्दों की बात करें तो पिछली बार के चुनाव में कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे के इर्द गिर्द वोट हुआ था। लेकिन क्या इस बार भी, हालांकि उन मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन क्या वो उस तरह से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसके क्या मायने? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सीमा कुशवाहा मौजूद है। सीमा कुशवाहा, आपसे मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, फिर मैं इसके बारे में, हमारे जो पोल एनालिस्ट मौजूद हैं, माफ कीजिएगा सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ श्रेया मस्कारा मौजूद है और हमारे साथ राहुल देव जी मौजूद है। राहुल देव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये जो इलाका है फेज 1 और फेज 2 के जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, यहाँ पर सभी लगभग सीटें पहले बीजेपी के खाते में गई थी और मुद्दा तब भी था पलायन, कैराना का मुद्दा छाया हुआ था। इस बार भी बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन तस्वीर वैसी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वो काम नहीं कर रहा है या पूरी तरह से काम करता दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी के लिए? नहीं, मैं तो यहाँ कहूँगा कि ये पूरी तरह नाकाम दिख रहा है वो मुद्दा, क्योंकि पिछली बार अगर वो एक मुद्दा था या बहुत बड़ा मुद्दा था या जो भी कई मुद्दे थे जिनके कारण पूरी बीजेपी ने स्वीप किया था, वो स्वीप तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लग रहा है कि आधी के आसपास सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिख रही। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा झटका है। इसका सीधा मतलब एक तो ये है कि
जाट मुसलमानों में जो एक अलगाव पैदा हुआ था पिछली बार 17 में, वो अब पट गया है काफ़ी हद तक। मतलब आप ये कह रहे हैं राहुल सर, जो 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगों के पहले की जो पिक्चर थी वो आ रही है, पिछली बार के आधार को काफ़ी हद तक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कैराना वाला मुद्दा नहीं चला है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका नतीजा क्या होगा, जो गौरव भी कह रहे हैं, यानी हम क्या तस्वीर फिर वैसे देख रहे हैं जो 2013 के पहले की तस्वीर थी। हमारे साथ श्रीनिवास भी मौजूद है जो लगातार इस पूरे इलाके का दौरा करते रहे हैं। हमारे साथ श्रेया मस्कारा भी मौजूद है। श्रीनिवास, आप इस इलाके का दौरा करते रहे हैं, लोगों के मिजाज को भांपने की कोशिश करते रहे हैं, क्या तस्वीर उसी तरह की दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल में भी? क्या वो मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है वो उस तरह से इस बार काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है? बराबर की टक्कर उन्हें समाजवादी पार्टी देती दिखाई दे रही है जो पिछली बार नहीं दे पाई थी। देखिए सुमेरा, जहां तक तमाम बातों पर अगर गौर किया जाए तो लगातार ध्रुवीकरण की बातें की जा रही हैं। ध्रुवीकरण इस बार भी हो रहा है, लेकिन ध्रुवीकरण मुस्लिम मतों का है। जो सीधा फायदा बीजेपी को पिछले चुनावों में होता था वो इस तरह से होता था कि मुस्लिम मत कई पार्टियों में बंट जाते थे, लेकिन इस बार जो देखने को मिला है, तकरीबन मैं इन तमाम जिलों में मैं गया हूं, लगभग तमाम सीटों पे मैं गया हूं, तो वहां हमने देखा है, तो अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो वैसे हमारे पोल में 67 से 68% मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वोटिंग के दिन आते आते ये प्रतिशत और बढ़ेगा। श्रीनिवास, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी बात इसलिए भी बहुत ग्रेविटी के साथ और बहुत वजन के साथ है क्योंकि आप वो हैं जो एम फैक्टर वाले श्रीनिवास हैं, जो मुस्लिम इलाकों में पूरे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में घूमे, मुस्लिमों का दिल टटोला, और वहां अगर आपकी रिपोर्टिंग ये है, अगर आपकी फाइंडिंग्स ये हैं, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है वेस्ट यूपी में बीजेपी के लिए। मनीष शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास जाते हैं। श्रीनिवास, आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सेकंड फेज में देखिए, फर्स्ट फेज का जब हमने ओपिनियन पोल दिखाया तब आप हमारे साथ नहीं थे, लेकिन कांटे की टक्कर है, 2-3 सीटों का अंतर है बीजेपी और एसपी में। लेकिन सेकंड फेज में एसपी आपसे ज्यादा ऊपर जाती दिख रही है और उसको 26 सीटें मिल सकती हैं मैक्सिमम, जबकि आपको केवल 23। तो वो 2017 वाला जो वो मैजिक टच है, वो यहां पे वो जादू नहीं दिख रहा आपका वेस्ट यूपी में, खासकर दूसरे फेज में जो जिले हैं, सहारनपुर, शामली, ये जो जिले हैं। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी और हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए जो भी आप दिखा रहे हैं निश्चित रूप से आपका विश्लेषण है, आपका ओपिनियन पोल है, आपने सर्वे किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पे हमारा संगठन है और बूथ से जो हम लोग के पास रिपोर्ट है उसके आधार पे हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं पिछली बार की तरह ही। देखिए 2019, 2017, 2014 में मैं पार्टी का मीडिया हेड था और उस दौरान भी और लगातार इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। किसी भी चुनाव के पहले कभी भी ये किसी ने नहीं माना, 17 के पहले किसी ने नहीं माना था कि 325। अरे मनीष भाई, देखिए एक चीज है, मनीष भाई मैं आपकी बात मानता हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप इस आंकड़े को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी इसी ओपिनियन पोल में आगे चल के अगर हम ये दिखा दें कि बीजेपी सरकार बना रही है, तब भी आप अस्वीकार करेंगे कि मैं इस ओपिनियन पोल को स्वीकार नहीं करता? नहीं गौरव जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, मैंने आपके आंकड़ों को, आपके सर्वे को और सभी चीजों को मैंने पहले ही ऑन किया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सर्वे करते, सबका अपना विश्लेषण है, लेकिन मुझे मेरे विश्लेषण से तो आप नहीं महरूम कर सकते, नहीं रोक सकते ना। मेरे पास जो फाइंडिंग है कम से कम मैं वो तो उसी तरह बोल सकता हूँ जैसे आप अपना रख सकते हैं। तो मैं कतई नहीं नकार रहा हूँ, मैं एकदम सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, अन्य दलों की तरह मैं आपकी बात मान गया, आपके पास अपना विश्लेषण होगा। मैं ये कह रहा हूं आज अभी दूसरे फेज में मेरा और आपका विश्लेषण मैच नहीं कर रहा है, आगे जाके मैच कर गया तब आप क्या कहेंगे? तब भी आप इसी पे रहेंगे? बिल्कुल, अगर मैच करेगा और हमको लगेगा कि हमारे विश्लेषण से मिलता है तो मैं उसको ऑन करूंगा। मैं अभी भी ऑन कर रहा हूं, आपके विश्लेषण को कतई मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, ठीक है, सर्वे है उसकी विश्वास, ठीक है। मैं मेरे साथ दूसरे गेस्ट हैं, मेरे साथ सतीश प्रकाश हैं बीएसपी से। मैं आता हूं मनीष भाई, आपके पास आता हूं। सतीश प्रकाश, आप यहां पर देखिए एसपी और बीजेपी की टक्कर इस विश्लेषण, इस सर्वे में भी दिख रही है, लेकिन बीएसपी कहां है? दूसरे फेज में भी बीएसपी के पास कुछ भी सीटें नहीं दिख रही हैं। कहां है लड़ाई में बीएसपी? ना वो प्रचार में लड़ाई में दिख रही है और ना वो सर्वे में लड़ाई में दिख रही है। नहीं, देखिए पूरी सोसाइटी की अगर आप हकीकत जानेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 125 सीटें हैं
इन 125 सीटों में अगर आप देखेंगे, देखिए बीजेपी पहले दिन से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रही थी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बहाने एक बहुत बड़ी आबादी, जिसको बीजेपी ये मान के चलती है कि वो कभी भी उनको वोट नहीं देते। आप पूरे उत्तर प्रदेश का अगर ये खाका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की तमाम आबादी में दो ही वर्ग जो सबसे मजबूत है, जो आबादी के हिसाब से है। अगर आप मुस्लिम आबादी देखेंगे तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 19% है, जबकि दलित आबादी 23% है। बीजेपी पहले दिन से इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त रही है कि अगर ये दो आबादी साथ मिल जाती है, देखिए दो हालात दोनों के खराब है। सतीश जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही थी पहले दिन से पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने का, या वो एक तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होता दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद बीएसपी कहीं नहीं दिखाई दे रही। नहीं, आप सुनिए ना, अगर वो हो रहा होता तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें ये तस्वीर नहीं दिखती जो अभी दिख रही है। इसका मतलब जो वो कह रहे हैं वो उस तरह से उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसे वो समर्थन नहीं मिल रहा जो पहले मिला था, वो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद, और जो बीएसपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बावजूद बीएसपी नहीं दिख रही है। और ये वो इलाका है जो बीएसपी का गढ़ है, सहारनपुर और ये बाकी जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर तो बीएसपी को बड़ी बढ़त हमेशा मिलती रही है, फिर नहीं मिल रही है, क्यों? नहीं, देखिए सुमेरा जी, हम जिस तरह के सामाजिक समीकरण के अंदर रहते हैं, अलग अलग जातियां भी अब राजनीति में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी है। तो आप हिस्सेदारी कैसे तय करेंगे? सरकार में रिप्रेजेंटेशन अगर कोई जाति चाहती है, हर वर्ग ये चाहता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्टी मतलब सरकार के अंदर हो, तो आज उसके सामने हर वर्गों को ये लगता है कि जब वो अपना विधायक, अपनी जाति का विधायक, अपनी पसंद का विधायक, अपने क्षेत्र का विधायक चूज करेंगे, और उसका तरीका यही है। आप मान लीजिए, देखिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे मिनिमम 50,000 दलित आबादी है और अधिकतम 1 लाख आबादी है। बहुजन समाज पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मात्र 20 या 25,000 वोट अगर वो निकाल के लाता है तो ये सारे के सारे गणित चेंज हो चुके हैं। आपसे और आपका विश्लेषण लेंगे। संजय जी कांग्रेस से हैं, अकुश श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव जी अभी आप दूसरे फेज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले फेज में भी हमने डेटा दिखाया था, खाता नहीं खुल रहा था कांग्रेस पार्टी का। दूसरे फेज में भी कमोबेश वही तस्वीर है। हो सका तो बहुत हो सका 1 सीट आएगी। तो कांग्रेस पार्टी क्या वाकई चौथे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? और ये कब तक होगा कि 2017 में 2022 की लड़ाई लड़ी जाएगी और 2022 में 2024 की तैयारी की जाएगी? कभी तो आप प्रेजेंट चुनाव में लड़ाई करिए। गौरव जी, सबसे पहले तो ये सर्वे आपके चैनल का है, ये आपके चैनल को मुबारक हो। इस चैनल से इस चैनल पे मैं आपके इतना ही करना चाहता हूँ, इस सर्वे को देखते हुए, कि कांग्रेस पार्टी की जो भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के बुलंदशहर में, अलीगढ़ में जो रोड शो हुआ, क्या बताते हैं, या अगर उसको भी आप डिनाई करते हैं, तो जिस जगह आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एक भारतीय जनता पार्टी के जो विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे ये कहना है कि क्या आपको सुरेश राणा का विरोध नहीं दिखाई देता? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के विधायकों का विरोध संजीव जी, रोड शो तो हमें 2017 में भी दिखा था, जब यूपी के 2 लड़के घूम रहे थे। क्या हुआ तब क्या हुआ? 2017 के आंकड़े क्या कहते हैं? विश्वास करिए अमित शाह जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, किस वजह से जिम्मेदारी दी गई थी? क्योंकि वो जिस मामले के एक्सपर्ट थे, जिस ध्रुवीकरण कराने के एक्सपर्ट थे, उनको जाटों की बैठक दिल्ली में जाके करनी पड़ती है। संजीव जी, संजीव जी, देखिए ये जो हम देख रहे हैं अभी होता हुआ, वो ये कि महिलाएं हो या युवा हो, या आप जिनके विरोध की बात करें कि बीजेपी के किसी नेता का विरोध हो रहा है उसके इलाके में, उससे अगर कोई नाराज हो रहा है तो वो आपके पास नहीं आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने फिर कहा आप विकल्प नहीं है लोगों के लिए। मैंने फिर कहा कि 10 मार्च को सुमेरा जी हम सब बैठेंगे। अब ये आपके चैनल का सर्वे है और उस सर्वे के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस चीज को कहना, तमाम सर्वे धता हुए हैं इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव में, बंगाल का चुनाव याद है। संजीव भाई चलिए संजीव भाई 7 फेज में चुनाव है ना, अभी 2 फेज के आंकड़े दिखाएं, 5 फेज के और दिखाते हैं जल्दी से, और फिर आपसे बात करते हैं आप लोगों से कि क्या यहां पर कांग्रेस की पिक्चर दिख रही है, और आप ही क्यों बाकी पार्टियों को और बाकी पैनलिस्ट को क्या पिक्चर दिख रही है कांग्रेस की। तीसरा फेज आपके सामने, 59 सीटों पर इलेक्शन होना है। तीसरे फेज में 59 सीटों पर चुनाव होगा, मतदान होगा, और ये जो फेज है तीसरा फेज, ये बीजेपी के लिए बड़ा यहां पर बूस्टर साबित हो सकता है। बूस्टर डोज इसलिए क्योंकि इसमें से 36 सीटें मैक्सिमम बीजेपी के पास जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 18 सीटें, यानी आधे से ज्यादा का फासला है, यहां पर दुगने से ज्यादा का फासला, माफ कीजिएगा। बीएसपी 4 से 6 सीटें, कांग्रेस यहां भी 0 या बहुत हुआ तो 1, और अदर्स भी 0 to 1। यह तीसरा फेज 2 फेज से आगे निकलकर बीजेपी को फायदा देता दिख रहा है। सुमेरा।
जी हाँ, तो देखिए यहाँ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 2 फेज हैं, उसके बाद जब हम इस फेज में आते हैं तो तस्वीर बीजेपी के पक्ष में बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो बड़ी बातें जो अभी तक ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आई हैं वो बता देते हैं। यूपी चुनाव के तीसरे फेज में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तीसरे फेज में बीजेपी को 59 में से 34 से 36 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे ये कह रहा है। और तीसरे फेज में बीएसपी और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। अभी तक 3 फेज के हमने आंकड़े दिखाए हैं, तीनों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो अभी तक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल किस तरफ इशारा कर रही है? फेज 1, फेज 2 में हम देख रहे हैं कि बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी को यहां जरूर कुछ नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फिर आगे उसे कवर अप भी कर रही है। तीसरे फेज में थोड़ा आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी से। देखिए, जहाँ तक सवाल है तीसरे फेज में कवर करना था, अभी और लोगों को जो अभी तक बातचीत होती रही उसमें ये साफ नजर आ रहा था। मैं खासतौर से अक्कू जी आप हम आपके पास आएंगे, आपके ऑडियो का कुछ इशू है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ श्रेया मस्कारा भी मौजूद है। श्रेया, ये जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, इसको हम किस तरह से समझें? ये कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं पहले 2 फेज में और बीजेपी के पक्ष में तीसरे फेज में फिर कौन सा फैक्टर है जो उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है? फेज वाइज रिजल्ट्स देखने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब सर्वेक्षण हुआ था तो हर पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं रिलीज हुई थी। लिस्ट रिलीज होने के बाद रिजल्ट्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली फेज वाइज। तो ये सर्वेक्षण हुआ था 26 जनवरी से 5 फरवरी के बीच। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। नहीं, क्या इसमें एक कारण और भी है? क्योंकि पहला और दूसरा फेज वेस्ट यूपी में ज्यादा है, जहां पर शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर जैसे जिले हैं। जब तीसरा फेज शुरू होता है सुमेरा, तो गाड़ी यहां से आगे बढ़ चुकी होती है। फिर यहां कौन से इलाके आते हैं? कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, यानी थोड़ा सा बुंदेलखंड है, थोड़ा सा बीच का उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा वो इलाका जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है जिसमें इटावा भी है। उसके बावजूद यहां पर अगर 36 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, तो क्या जो वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम का जो यहां पर गठबंधन या कहें वो साथ आना बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है, वो इस तीसरे फेज में काम नहीं कर रहा है? श्रेया। हेलो जी श्रेया, आपसे सवाल है। हेलो जी श्रेया, आवाज मिल रही है आपको? श्रेया तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी मौजूद है। मनीष शुक्ला जी, ये थर्ड फेज में आप जरूर कुछ रिकवर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये समझना चाहूंगी कि पहले 2 फेज में दरअसल कहां नुकसान हो रहा है? क्या ये कृषि कानूनों की वजह से है? क्या एक बार फिर जाट मुसलमान साथ में आए हैं, वहां पर जो पहले अलग वोट कर रहे थे अब साथ में वोट कर रहे हैं, इनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है? क्या वजह है? आप क्या आकलन करते हैं इसका? देखिए, मैंने चर्चा के पहले दौर में भी जिस बात को कहा उस पर मैं कायम हूँ। और अगर हम लोग मतगणना के पश्चात जब बैठेंगे तो आप देखिएगा कि एसपी और आरएलडी के वोटर एक दूसरे को वोट नहीं देंगे, निश्चित जान लीजिए। जिस प्रकार की परिस्थितियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, ये नेताओं का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर है वो मतदाताओं का आपस में गठबंधन नहीं है, क्योंकि तमाम संगतियां हैं। जिस तरीके से आरएलडी के लोगों ने विरोध किया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का, जिस तरीके से नाहिद हसन हो और या उनके जो तमाम प्रत्याशी हैं, कोई बदला ले रहा है, कोई सामान न खरीदने की तस्दीक दे रहा है, और कोई अन्य चीजें जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, उससे लोगों को ध्यान में है कि आने वाले दिनों में एसपी का स्वरूप क्या रहने वाला है। नहीं, लेकिन फिर वो ओपिनियन में जो तीसरे फेज में दिख रहा है वो दूसरे और पहले फेज में नहीं दिख रहा ना। और ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या आपके दूसरे नेता भी यही मान रहे हैं? सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं, जिनके साथ दयाशंकर सिंह है, जिनको बीजेपी ने बलिया से टिकट दिया है, मंत्री स्वाति सिंह के हस्बैंड है, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में दयाशंकर सिंह हैं, बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं, बलिया से टिकट मिला है, फिरोजाबाद के चुनाव प्रभारी और संगठन से बहुत ही गहराई जुड़ के काम करते हैं। जयशंकर जी, हमारा जो ओपिनियन पोल है, मैं उसके आपके कुछ रुझान बता रहा हूं। वो रुझान ये कहता है कि ठीक है, आप लीड है आज भी आपकी, लेकिन पहले से जो आपका जो बढ़त थी वो काफ़ी कम हुई है, आप काफ़ी नीचे आए हैं। आपको लगता है कि लड़ाई मुश्किल होने जा रही है? देखिए, कोई लड़ाई मुश्किल नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी
इसी तरह से लोग आकलन करते थे कि सपा बसपा एक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है वह बहुत नीचे जाएगी। शंकर भाई ये लोकसभा नहीं है, मैं टोक रहा हूँ, ये लोकसभा नहीं है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बहुत अलग अलग होते हैं, ये आप भी जानते हैं, बहुत चुनाव लड़वाया है आपने, ये लोकसभा नहीं है। देखिए अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 के बाद सब में भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त विजय प्राप्त की है, चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे आप जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। शंकर भाई गोरखपुर और कैराना का उपचुनाव भी हुआ है, उसमें बीजेपी हारी है, इसलिए रियलिस्टिक बातें करिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपको लगता है कि लड़ाई मुश्किल है कि नहीं? नहीं, उपचुनाव तो हम जो है लोकसभा के भी दोनों हारे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव जब हुआ तो हमारा रिजल्ट कैसा था? तो ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो उसके आधार पर आप इसका कोई निर्णय। हम लोगों ने जो काम किया है, ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो अपनी विजय प्राप्त की थी, उससे बड़ी विजय उन्होंने 2019 में प्राप्त की, आज़ादी के बाद। मतलब मोदी फैक्टर आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई काम के बल पर, काम के आधार पर अपनी सरकार में दोबारा रिपीट होकर के आता है, अब पहले से ज्यादा ताकत के। मोदी जी का नाम ले रहे, मोदी फैक्टर ही है ना? यहाँ मोदी जी भी है और जोगी जी भी है। हाँ, तो दोनों लोग दोनों फैक्टर हैं, डबल ये कह रहे हैं सरकार। शंकर सिंह, हमारे तमाम एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, हम थर्ड फेज में देख रहे हैं कि वो इलाके भी हैं इस फेज में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ या समाजवादी पार्टी के वर्चस्व के इलाके माने जाते हैं, उसके बावजूद यहाँ ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या फैक्टर है जो काम कर रहा है बीजेपी के पक्ष में? देखिए, ये बात तय लग रही है, अगर इस सर्वे के हिसाब से देखा जाएगा तो पहले और दूसरे चरण में किसानों का मामला थोड़ा सा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हाल में जिस तरीके से जयंत चौधरी जो हैं वो टिकैत बंधुओं से मिले और उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, तो उसमें लगता है कुछ कि अभी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती रही थी, या जो समीकरण जाट और मुस्लिम वाला है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बना हुआ है। और लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व मुझे नजर आता है, वो है बीएसपी। देखिए अकू सर, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। आपने अभी बात की किसानों की, और लखीमपुर कांड ने किसानों के मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया था, और चौथा फेज जो है उसमें लखीमपुर भी आएगा और लखनऊ भी आएगा। जल्दी से आपको चौथे फेज के बारे में बताते हैं। चौथे फेज में क्या कहता है ओपिनियन पोल? 59 सीटें चौथे फेज की, उसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है? चौथा फेज समझिए, बीजेपी 34 से 35 सीटें चौथे फेज में जीत सकती है, यह जानकारी निकलकर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। समाजवादी पार्टी यहां भी पीछे होते हुए 20 सीटें मैक्सिमम 18 से 20 का यहां पर दायरा दिख रहा है। बीएसपी 1 से 3 और कांग्रेस पार्टी इस फेज में 1 से 2 सीटें जीत सकती है, अदर्स के खाते में कुछ नहीं जाएगा, ये चौथा फेज कहता है। तो ये बहुत अहम है, पीलीभीत, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, ये सारी सीटें। जी हां, ये दिलचस्प आंकड़े हमारे सामने हैं चौथे फेज के, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या बड़ी बातें वो बता देते हैं। यूपी में चौथे फेज में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, सर्वे ये बता रहा है हमें। समाजवादी पार्टी से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, सर्वे ये दिखा रहा है, यानी चौथे फेज में भी बीजेपी आगे है समाजवादी पार्टी से साफ तौर पर। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं लगातार सभी। सतीश, ये जो तस्वीर दिख रही है, इसको आप कैसे, संजीव जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? पहले संजीव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी का खाता तो खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो आकलन है कि बीजेपी हर फेज में बढ़त फिर भी बनाए हुए है, शुरुआत के 2 फेज को अगर अभी हम छोड़ दें तो तीसरे और चौथे फेज में वो समाजवादी पार्टी से आगे दिखाई दे रही है, यानी कुछ नुकसान जरूर है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत दूर हो जाए सत्ता से। मुझे लगता है कि इस सर्वे को जो आप दिखा रही हैं, लगता है कि उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दों को आप गौर कर चुकी हैं। यानी किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, किसान खुश हैं, जिनको यही योगी आदित्यनाथ की सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा किसान आंदोलन भाग लेने वालों को 1.5 लाख रुपए का बांड भरवाया था यूपी पुलिस के द्वारा, तो वो भी खुश हैं। यानी किसानों की हत्या की जाती है उत्तर, ये जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजू भाई बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन आप देर से आए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बता दें कि आपसे आने से पहले हमने मुद्दों पे बात की, हमने मुद्दे पूछे लोगों से कि आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 35% लोगों ने कहा कि उनके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सुन लीजिए सर, जाति 17% लोगों के लिए, कानून व्यवस्था 23% लोगों के लिए, और जिस कृषि कानून की आप बात कर रहे हैं 6% लोगों के लिए ही वो मुद्दा है। तो ये मुद्दा रोजगार का और कानून व्यवस्था का है, आपको मैं बता दूं इसलिए ताकि आप अवेयर रहें। बोलिए अब आप। सुन लीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो पूर्व विधायक रहे, जो इस समय
और प्रत्याशियों के अलावा किसी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को जनता नाकार रही हो, दौड़ा रही हो, मार रही हो, खदेड़ रही हो, बता दीजिए थोड़ा, मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं देखिए संजीव जी, उससे क्या आप किसी एक विधायक के खिलाफ नाराजगी है, हम तो जो सवाल हमने पूछे उस पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप बड़े मुद्दों की बात करें, आप किसानों का मुद्दा बता रहे हैं। हमने आपको बताया 6% लोग ही मानते हैं कि वो बड़ा मुद्दा है। पंजाब में सबसे ज्यादा ये आंदोलन हुआ, वहां पर किसान इस मुद्दे पर वोट नहीं कर रहे हैं, बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनना नहीं, जय मंगल कन्नौजिया महाराजगंज योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर मंडल के जिले से आते हैं। जनता ने दौड़ा के पीटा। आज अभी यहाँ बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जगहों पे जहां भाजपा के विधायकों को जनता सुनना पसंद नहीं, देखना पसंद नहीं कर रही है। ठीक है संजीव जी, फिर ये हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपकी बात जायज हो सकती है, लेकिन अगर ये मुद्दे हैं, ये नाराजगी है, तो ये क्यों नहीं दिख रही सर्वे में? ये जो नैरेटिव सेट करके चलाया जा रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं इसको खूब चलाइए। हाँ सर, आपके पक्ष में होता तो नैरेटिव सेट नहीं होता, आपके पक्ष में नहीं है इसलिए नैरेटिव सेट है। बीजेपी भी तो कह रही है कि अब वो नहीं मानते। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 5वें फेज का आंकड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बीजेपी के पास जाएं, उससे पहले जरा 5वां फेज बता देते हैं, फिर मनीष जी आपके पास आते हैं। आपको बहुत देर से कुछ बोलना है, लेकिन जल्दी से 5वां फेज जहां 403 में से 61 सीटों में वोटिंग होगी, और ये इलाका बहुत अहम है। 33 में से 37 सीटें यहां भी बीजेपी या उनके गठबंधन को जाती दिख रही है, जो उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ किया है, और समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को मात्र 16 से 18 सीटें इस फेज में मिल सकती हैं। यानी दूसरे फेज के बाद तीसरा, चौथा, 5वां फेज जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। बीएसपी के पास 1 से 3 सीटें, कांग्रेस के पास 1 से 3 सीटें, और अन्य यहां पर 0 से 1 सीट तक रह सकते हैं। मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। जी हाँ, पहले बता देते हैं सर्वे की बड़ी बात क्या निकलकर सामने आई इस फेज से। यूपी में 5वें चरण के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 61 में से समाजवादी पार्टी को 20 से भी कम सीटें ही मिल रही हैं। यानी बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कुछ नुकसानों से ओवरऑल अगर हम पूरी तस्वीर को अभी तक जो सामने आई उसमें देखें, कुछ नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं है कि उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है मनीष जी। लेकिन वो जिस नाराजगी की बात कर रहे हैं बार बार संजीव जी, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो क्या फिर काम करते नहीं दिखाई दे रहे हैं? और अगर ये बाकी फेजेस में आपके लिए देखिए बेहतर हो रहा है, और वापस हम उसी सवाल पर आएंगे जो गौरव कह रहे थे कि अब देखिए हम आगे की फेजेस में आपको दिखा रहे हैं कि आपको कैसे बढ़त मिल रही है, लेकिन कुछ फेज में आपको वो बढ़त नहीं है। यहाँ पर जो बढ़त है वो किस आधार पर है? देखिए सुमेरा जी, 2 पार्ट में मैं जवाब दूंगा 30 सेकंड में केवल। एक तो आरएलडी एसपी का कोई नया गठबंधन नहीं है। 2019 में भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ी थी, उनके साथ बीएसपी का भी साथ था, जिसको 2017 में 22% वोट मिले थे। उसके बाद हम लोग 2019 के चुनाव में थे। लेकिन आप लोग इसको ये कह देती हैं कि लोकसभा का चुनाव था, जैसे अभिषेक जी ने कहा, लेकिन तुरंत अभिषेक जी ने उपचुनाव का एग्जाम्पल दिया जो लोकसभा का था। ये दोहरी बातें थी। एक बात और, देखिए संजीव जी की बात, कांग्रेस की बात का जवाब देना समय को जाया करना है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ये कह रहा है कि हमारे उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। भैया, आपके उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं। आज ही गोंडा तरफगंज से सविता पांडे आपकी उम्मीदवार थी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसी 4 प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिया। जिस पार्टी से कोई लड़ना नहीं चाह रहा है, दिया टिकट वापस कर रहा है, वो भी कह रहा है कि फलाने पार्टी का विरोध हो रहा है। संजीव जी, जितना चिंतन बीजेपी पे आप कर रहे हैं, उतना चिंतन अपनी पार्टी पे कर लेते तो हो सकता है कुछ वोट या सीटें बढ़ जाती। राहुल देव जी, लेकिन अभी तक जो तस्वीर हमें दिख रही है उसमें क्या आपको दिख रहा है खास जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं? यानी जो मुद्दे योगी आदित्यनाथ सामने रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को नुकसान जरूर है, लेकिन क्या उतना नुकसान नहीं है जितना उम्मीद करिए समाजवादी पार्टी की हो जाए? देखिए, दावों को छोड़ दें, लेकिन असलियत ये है कि बीजेपी, जिसको अब याद करें पिछली बार उसको कितनी सीटें मिली थी या 2019 के चुनाव में क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए अभी जो हमें नतीजे आपके दिख रहे हैं, और ये ओपिनियन पोल, मेरा ओपिनियन पोल ही होता है, असलियत नहीं होती है, हम जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में ओपिनियन पोल्स की जो दशा हुई थी, जो एग्जिट पोल्स की दुर्दशा हुई थी, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो जाहिर है कि, लेकिन ये जो अभी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से बीजेपी काफ़ी कम हुई है।
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों। सर बड़ी माफी के साथ रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब अगले फेज का डेटा दिखाने का वक्त आ गया है। जल्दी से हम आपको 6th फेज के बारे में बताते हैं कि छठा फेज क्या कहता है, ओपिनियन पोल में क्या राय निकल कर आई है, लोगों का ओपिनियन क्या है। छठा फेज जल्दी से 57 सीटों पर छठे फेज में चुनाव है। छठे फेज में 57 सीटों पर लोग तय करेंगे कि किस पार्टी के हक में वो वोट कर रहे हैं, और इसमें भी 35 से 36 सीटें बीजेपी के हक में जा सकती है। 19 से 20 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकती हैं। 2 से 3 सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं, और इसके अलावा कांग्रेस और अदर्स का खाता नहीं खुलेगा। और छठा चरण जहां पर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, ये पूर्वांचल का इलाका शुरू हो जाता है। गोरखपुर भी छठे चरण में ही है जहां से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। जल्दी से 7वें फेज की बात करते हैं। 7वें फेज में 54 सीटें, 54 सीटों में से 24 सीटें, 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं यहां पर बीजेपी के गठबंधन को। और ये आखिरी फेज जो 7वां फेज है, यहां समाजवादी पार्टी फिर आगे बढ़ती है। 28 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही हैं। बीएसपी 2 से 3 सीटें, कांग्रेस यहां पर 0, और अदर्स की बात करें तो वो भी 0 पे सिमटते दिख रहे हैं। और ये कौन से इलाके हैं? ये बिल्कुल आखिरी जो हम आपको बता रहे हैं, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये वाला इलाका है। वाराणसी इसी फेज में है। अब आपको जल्दी से दिखाते हैं ओवरऑल आंकड़े क्या कहते हैं। कुल 403 सीटों का पूरा हाल आपके सामने, यहां से एक पूरी पिक्चर आपके सामने होगी। और यहां देखिए, बीजेपी 2017 के प्रदर्शन से बहुत नीचे, ये सबसे बड़ी खबर। बीजेपी 205 से 221 तक पहुंचती दिख रही है, यानी बड़ी टाइट होगी सिचुएशन अगर सरकार बनती है तो। समाजवादी पार्टी हालांकि मैजिक नंबर से पीछे रहती दिख रही है। प्रदर्शन सुधरा है 2017 से, लेकिन 150 के आसपास, 144 से 158 तक, वो भी इतनी पार्टियों से गठबंधन करने के बाद। बीएसपी की बात करें तो 21 से 31, यानी अपने प्रदर्शन के आसपास ही है जो 2017 में उनका था। कांग्रेस पार्टी उसी के आसपास, 2 से 7 सीटें, और अदर्स 0 से 2। तो सुमेरा जी हाँ, वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत अहम है, और उसके बाद चलते हैं अपने गेस्ट के पास। वोट परसेंटेज, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, जल्दी से ये देखिए। बीजेपी 40% वोटों के साथ सबसे आगे, समाजवादी पार्टी 37% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, बीएसपी करीब 16% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर, कांग्रेस 5% के आसपास। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ये कब तक अगले 5 साल की लड़ाई लड़ेंगे, और अदर्स 2% के आसपास दिख रहे हैं इस वोट परसेंटेज में। और ये बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने। जी और बड़ी अभी तक जो बातें निकलकर पूरे सर्वे की सामने आई वो क्या है? TV9 भारतवर्ष के सर्वे में यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, हालांकि सीटें घटेंगी, ये सर्वे दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होगी, उसकी सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, सर्वे ये भी कह रहा है।